जल्दी करो, जल्दी करो यार। निकालिए, मैंने 2-3 सवाल लिए थे होमवर्क में करने के लिए, निकालिए। होमवर्क निकालें सारे स्टूडेंट्स। मैं खुद कराता हूँ, दोनों क्वेश्चंस मैं खुद कराता हूँ। अच्छा जी, प्लीज बातें बंद बच्चों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बातें बंद कर दें। हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्स में 2 बातें हमने पढ़ी थी। किसी भी नंबर की अपर बाउंड्री या लोअर बाउंड्री, किसी भी नंबर की अपर बाउंड्री या लोअर बाउंड्री हमने डिस्कस की थी कल की क्लास के अंदर। कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा था, उनमें से एक सवाल ऐसा था, मैं जरा मेन बातें लिखता हूँ, पूरा सवाल लिखने में इट विल टेक टाइम, तो मैं मेन बातें सवाल की लिखता हूँ। मुझे सवाल दिखाइए बस जी। In a race, an athlete runs 1600 meters at an average speed of 6 meters per second. The distance is correct to 100 meters. ये क्या है? Nearest to 100 meters, and the speed is correct to the nearest meters per second. यह है nearest मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। डिस्टेंस की स्टेटमेंट पहले मुकम्मल कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए जरा कि डिस्टेंस के अंदर रीडिंग कितनी दी हुई है उसने, 1600 मीटर्स की दी हुई है, और ये नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड हुआ है। किस पे राउंड हुआ है? हंड्रेड्स पे। तो इसका जब हम एरर निकालेंगे गर्ल्स एंड बॉयज, इसका एरर कितना आएगा? एरर आएगा प्लस माइनस जितनी भी राउंडिंग की हुई उसने 100 मीटर्स की राउंड किया हुआ है, तो इसका हाफ निकाल के आंसर आया प्लस माइनस 50 मीटर्स। आंसर आया प्लस माइनस 50 मीटर्स। इसमें अपर बाउंड्री निकालने के लिए प्लस 50 मीटर्स कर दें, कितना जवाब आया था? और लोअर बाउंड्री निकालने के लिए माइनस 50 मीटर्स करें तो कितना जवाब आया था? 1550 मीटर्स। ठीक है, अपर बाउंड्री बताइए क्या लिखेंगे यहां पे? 1650 मीटर्स, और यहां पे क्या लिखा था? 1550 मीटर्स। पहली वाली स्टेटमेंट ऐसे मुकम्मल हो गई थी। दूसरी स्टेटमेंट किसके लिए थी? स्पीड के लिए थी। स्पीड की जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से है? 6 मीटर्स पर सेकेंड। 6 मीटर्स पर सेकेंड, एरर कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड पे राउंड हुआ है ना ये, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, दैट इज प्लस माइनस 0.5। ठीक है, सो इसमें प्लस 0.5 करेंगे, 6.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एज द अपर बाउंड्री, और माइनस करेंगे तो 5.5 मीटर पर सेकेंड एज द लोअर बाउंड्री। ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि यहाँ पे लोअर बाउंड्री पे इक्वल क्यों लगा रहे हैं और अपर बाउंड्री पे इक्वल क्यों नहीं लगा रहे? कॉन्सेप्ट पता है ना? अच्छा, एक चीज आ गई अब टाइम की। टाइम की हमने निकालनी है यहाँ पे। ये बात जरा और तलब है, यहाँ पे टाइम की कौन सी वाली बाउंड्री आएगी? गर्ल्स एंड बॉयज, अपर बाउंड आएगा कि नहीं आएगा इसका? और यहां पे क्या लिखेंगे हम? सब बच्चे बताइए, लोअर बाउंड लिखेंगे। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास स्पीड और टाइम दिया हुआ, स्पीड और डिस्टेंस दिया हो, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं? टाइम का फॉर्मूला कौन बताएगा? टाइम इज इक्वल्स टू, बताइए मुझे, डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अगर आपको टाइम की कैसी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कैसी वैल्यू चाहिए, टाइम की मैक्सिमम चाहिए, तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और स्पीड क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। जब भी कभी एक जनरल फ्रैक्शन की बात बताता हूं, अगर फ्रैक्शन में a ओवर b अगर एक फ्रैक्शन है जिसमें a न्यूमरेटर है और b डिनोमिनेटर है, आप नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर को जितना बड़ा करते जाएंगे आंसर उतना ही छोटा आएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर आपको एज अ होल पूरी फ्रैक्शन का बिगर आंसर चाहिए, एज अ होल क्या चाहिए, बिगर या बिगेस्ट पॉसिबल आंसर चाहिए, तो इसको सबसे छोटा कर लो, इसको मिनिमम रख दो और इसको हमेशा क्या कर दो, मैक्सिमम। बहुत बड़ी चीज को देखिए डिवाइड करना तो मजबूरी है ना, क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं, टाइम निकलता ही कैसे है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करके। टाइम निकालना तो मजबूरी है ना हमारी, कि नहीं? तो डिवाइड करके ही निकलेगा। डिवाइड करना भी हमारी एक तरह की एक जरूरत है, मजबूरी है। तो डिवाइड करने में ऊपर वाली चीज को हमेशा मैक्सिमम रखें और नीचे वाली चीज को मिनिमम रखें, आंसर हमेशा क्या आएगा, सबसे बड़ा पॉसिबल आंसर आएगा। अब चूंकि यहां पर डिस्टेंस मैक्सिमम ले रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पहले से बताइए कितना है, 1650 है, और मिनिमम स्पीड कितनी है आपके पास, 5.5। ये वैल्यू इस्तेमाल हो रही है कौन सी वाली, मैक्स वैल्यू, और ये इस्तेमाल हो रही है कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो ओवरऑल आंसर कैसा आएगा आपका, मैक्स आंसर आएगा। यस और नो, सबको क्लियर हो रहा है? महानूर कितना आंसर आ रहा है बेटा, 300 एंड बस पूरा एज अ होल नंबर, ओके 300 सेकेंड आ रहा है अपर बाउंड्री, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे मैं मिटाने लगूं भी, आपने लिख लिया, ये लिख लिया, अच्छा चले मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं। टाइम चाहिए हमें मिनिमम, तो डिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे मिनिमम। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए अलिशा, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, बताओ ना, कैसा होना चाहिए, बड़ी चीज से डिवाइड। अलिशा यस यू नासा, ठीक, हाँ मैक्सिमम वैल्यू से करनी है, ठीक है। स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मतलब पूरे फ्रैक्शन में अगर आप देखें तो नीचे एक बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, नीचे क्या होनी चाहिए, बड़ी, ऊपर छोटी वैल्यू। अगर आपको एक छोटा आंसर चाहिए, छोटे नंबर को बहुत बड़े से डिवाइड करने लग जाओ, आंसर हमेशा छोटा ही आएगा। अलीशा जी, छोटा रैंडमली नहीं लेना पड़ेगा ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मजीद छोटा करने के लिए न्यूमरेटर को भी छोटा तरीन ले लो। आपके पास तो ऑप्शन है, आप दोनों ले सकते हैं, इसमें आप मिनिमम भी ले सकती हैं और आप इसमें मैक्सिमम भी ले सकती हैं, लेकिन फैसला लो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर किससे आएगा, न्यूमरेटर के मैक्स होने से, न्यूमरेटर के मिन होने से, मिनिमम होने से। तो इसीलिए मैंने डिस्टेंस का मिनिमम लिया और इसका मैक्सिमम लिया। इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन थी कि आप मैक्स भी ले सकते थे, मिनिमम भी ले सकते थे, लेकिन सिंस हमें आंसर सबसे छोटा चाहिए इसलिए नीचे वाली चीज को सबसे बड़ा कर दिया। ये माइनस के लिए डिफरेंट बातें होंगी, प्लस के लिए दोनों बड़ी वैल्यू चाहिए तो दोनों का बड़ा बड़ा होना जरूरी है, मल्टीप्लाई के लिए दोनों का बड़ा बड़ा होना जरूरी है बड़ी वैल्यू के लिए। समझ रहे मेरी बात के नहीं समझ आ रही बच्चों? अच्छा, सो यहां पे टाइम निकालो जरा रफ वर्क में। डी मिनिमम कितना था, 1550, स्पीड मैक्सिमम कितनी थी, 6.5। आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है गर्ल्स, 2, वेरी गुड, 281.8। यहां पे लिख लेंगे हम, सो इसका आंसर आ जाएगा 281.8। नहीं 281 तो नहीं आ रहा, 5.5 से डिवाइड करना 238। ओहो, तो ये तो कुछ और आंसर आता है, आपने क्या किया है 1550 को, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोगों, 5 अच्छा 238 बस ठीक है, बस 4-6 सेकेंड्स।
इसको ठीक कर लें जी। दिस इज 238.4। क्लियर हो गया ये? अच्छा, इसमें पता है मकसद क्या, बताना क्या था, पढ़ाना क्या था? इस फ्रैक्शन को समझाना था कि फ्रैक्शन में आपके पास अगर बड़ा आंसर चाहिए तो वो किस तरह से आ सकता है, छोटा आंसर चाहिए तो वो किस तरह से आ सकता है। क्लियर हुआ सारों को? अब अगला सवाल। बिल्कुल किया था जी, ये मैंने सवाल ही देखा है, सवाल ही देखा है किसी स्टूडेंट का। बिल्कुल स्पेसिफाई किया, अदरवाइज तो मुझे पता ही ना होता। नेक्स्ट सवाल दिखाइए। हाँ, एक और सवाल है, तवज्जो रखें प्लीज। एक रेक्टेंगल थी इस तरह की, ये क्या हुई हुई है, शेड हुई हुई है। अच्छा, और इसकी ये डायमेंशन कितनी थी, ये कितनी थी? तो ड्राइंग गलत भी बन गई, चले कोई बात नहीं। डायग्राम नॉट ड्रॉन टू द स्केल, कैम्ब्रिज भी ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करता है। ये कितनी हो गई, ये वाली डायमेंशन कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, और ये साथ वाली 20 सेंटीमीटर। और ये ऑल डायमेंशंस आर करेक्ट टू द नियरेस्ट, नियरेस्ट 10 मिलीमीटर्स। सुन ले जरा, सुन ले जी सारे बच्चे, जितनी डायमेंशंस आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रही है सारी राउंडेड है, एग्जैक्ट नहीं है, राउंडेड है, ठीक है। और राउंड कितने पे किया हुआ है, नियरेस्ट मिलीमीटर्स पे, 10 मिलीमीटर्स पे राउंड किया हुआ है। ये किसमें गिवन है? दोनों की कंपैटिबिलिटी जरूरी है कि नहीं? या तो दोनों सेंटीमीटर्स में होने चाहिए या तो दोनों मिलीमीटर्स में। एक को तब्दील करना आसान है, बजाय इसके कि मैं उनके चारों को तब्दील करूं। क्या ख्याल है? इसको तब्दील कर लेते। इसका मतलब क्या है गर्ल्स, क्या मतलब है इसका? 1 सेंटीमीटर। ऑल डायमेंशंस आर रिटन करेक्ट टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर डायमेंशन में एरर कितना है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, 70 का अपर बाउंड क्या होगा, 70.5, लोअर बाउंड क्या होगा, 69.5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। इसी तरह से 50 का बाउंड क्या क्या होगा, 50.5 सेंटीमीटर और 49.5 सेंटीमीटर। 20 का क्या होगा बताओ, 20.5 और 19.5। 30 का क्या क्या होगा, 30.5 या तो 29.5। समझ आ रही है अलीशा? मैंने बात पहले बोल दी थी बेटा कि आप फैसला आपका है, आप या तो चारों को तब्दील करें या एक को करें। तो हमने खुद ही सारों ने मिलकर ये फैसले किया कि सर एक को कर लें, आसान है। क्यों इफेक्ट होगा? आप वैल्यूज गलत लिखेंगे तब इफेक्ट होगा, अदरवाइज तो कभी भी। देखें, मैं अगर किसी को बोल दूं मेरा वेट 80,000 ग्राम है और दूसरी तरफ बोल दूं मेरा वेट 80 किलोग्राम है, तो आंसर गलत है। यूनिट्स तब्दील हैं, बात तो सेम ही है। अनटिल और अनलेस अगर मैं कंपेल कर दूं आपको कि भाईजान सारे मिलीमीटर में मुझे आंसर्स चाहिए, फिर आप इसको मिलीमीटर रहने दो चूंकि पहले से ये सेंटीमीटरों में, इनको मिलीमीटर्स में तब्दील करना फिर मजबूरी बन जाएगी आपकी। सही है कि नहीं? मैंने तो ऐसी कोई बात बोली नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा था कल, आजादी है, जब ना कहा जाए आजादी है, जो मर्जी करते रहे यूनिट्स के साथ। या तो दोनों को मिलीमीटर में तब्दील कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, ठीक है। आगे चलें जी। हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड क्या करना था, नहीं शेडेड एरिया क्या, मिनिमम मैक्सिमम क्या, दोनों का फाइंड
शेडेड एरिया कौन कौन से वाला? मैक्स भी एंड शेडेड एरिया मिनिमम भी। ये दोनों निकालने थे गर्ल्स एंड बॉयज हमने, हाँ या ना? सब बच्चे बताइए, सब बताए ना? ठीक है। एक फॉर्मूला भी हमने सीखा हुआ है शेडेड एरिया निकालने का। समीर कौन सा वाला फॉर्मूला है? दूसरा शमीर बहुत लेजी है यार, ये पूछा मैंने आपसे था, कल तक जवाब आ जाएगा। क्या जवाब है इसका? शेडेड एरिया दुनिया i9 तक पहुंच गई है, कोर i9 तक, अभी पेंटियम 1 की जमाना चल रहा है। टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया। पेपर देने ना अगले साल, दिमाग इस्तेमाल करना है बड़ी स्पीड से, ठीक है? बड़ा बेरहम सब्जेक्ट है अगर दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ओके जी, मेमोरी भी इस्तेमाल होती है मैथ्स में और दिमाग भी इस्तेमाल होता है, ये याद रखें। इट्स नॉट ओनली दिमाग, मेमोरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है इसमें। फॉर्मूलाज याद होना बहुत जरूरी है और किस जगह में कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी बड़ा जरूरी है, और इसे प्रैक्टिस से बढ़ता जाता है। ओके जी, लुक एट द डायग्राम। शेडेड एरिया निकालना है जिसको मैंने कलर किया हुआ ब्लैक रंग का, ठीक है? हमेशा जनरल फॉर्मूला है ये, ऑलवेज आउटर मोस्ट डायग्राम को ये टोटल एरिया बोलता है, ठीक है? उसमें से अनशेडेड को निकाल लो, बस निकालने का मतलब माइनस कर लेना। जैसे मेरे पास अगर आप में से किसी को स्पेयर पेज है, बिल्कुल खाली फालतू पेज है जो बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस है, नहीं पढ़ना नहीं है, यूजलेस पेज। मिसाल के तौर पे लुक एट दिस, ये एक रेक्टेंगल है ना, फॉर एग्जाम्पल फिजिकली मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से पेज फाड़ रहा हूं, है ना? मैथमेटिकली क्या कर रहा हूं, इसमें से मैथमेटिकली माइनस कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैथमेटिक्स इसको हमेशा ये बोलता है माइनस करें, फिजिकली इसको कहा जाता है रिमूव करें। फिजिकली क्या आता है? रिमूव करना। अब डायग्राम दिखेगी किस तरह से? क्या ये वो शेडेड एरिया की तरह से दिख रही है कि नहीं? अब व्हाइट बोर्ड पे तो ऐसे ही बन के नजर आएगी आपको। इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये है क्या, इट इज अबाउट दिस। अब ये कैसे निकालना है हमने, ये हमने कैसे निकालना है? हमारे पास दो तरह की रेक्टेंगल्स नजर आ रही हैं, हाँ या ना? अब दोनों शेप्स, एक तो ये बाहर वाली है, एक बाहर वाली है, जो दिखने में कैसी नजर आ रही थी आपको? पूरी रेक्टेंगल, है ना? दिखने में क्या नजर आ रहा था? फुल रेक्टेंगल नजर आ रही थी। और एक जिसको मैं रिमूव करने वाला हूं वो कौन सी थी? वो ये वाली थी। ये इसमें देखा जाए तो अनशेडेड का नाम दिया जाएगा। बाय द वे ये भी तो रेक्टेंगल ही थी ना, बाय द वे ये भी तो रेक्टेंगल ही थी ना। क्या इसकी डायमेंशंस गिवन है 20 30? क्या वो बाहर वाली की डायमेंशंस गिवन है? फिजिकली मैंने कहा रिमूव कर दें, मैथमेटिकली आप बोलेंगे माइनस कर दें। मैथमेटिकली क्या बोलेंगे? माइनस कर देंगे। समझ रहे कि नहीं? सो हम शेडेड एरिया पहले निकालते हैं, लेकिन शेडेड एरिया मैक्सिमम निकालना है सबसे पहले। एक मिनट जरा सुनना सारे बच्चे, मैं रेफरेंस एग्जांपल देता हूं जरा। मुझे सब्ट्रैक्शन का मैक्सिमम आंसर चाहिए। इस सब्ट्रैक्शन का क्या चाहिए? मैक्सिमम, सबसे बड़ा पॉसिबल आंसर चाहिए। आई नीड मैक्स आंसर, मैक्सिमम आंसर। माइनस करना मजबूरी है, ये याद रखना, ये याद रखना सारे, माइनस करना जरूरी है, इनएविटेबल है, माइनस के अलावा कोई हल नहीं है इसका। मैक्सिमम आंसर के लिए एक्स को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? और वाई को क्या होना चाहिए? माइनस तो करना है, माइनस से तो चीज छोटी होगी, लेकिन कम चीज माइनस करो ना। फिर क्या ख्याल है? माइनस करना जरूरी है बच्चों, तो माइनस अगर करना जरूरी है तो फिर छोटी चीज माइनस करो ना। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? तो ओवरऑल आंसर क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। समझ आ रही है सारों को? तो मैं यहां पे क्या करूंगा, टोटल एरिया मैक्स माइनस अनशेडेड एरिया क्या लूंगा? मिनिमम। टोटल एरिया मैक्स और अनशेडेड एरिया मिनिमम। टोटल एरिया कौन सा वाला है? कहां से आ रहा है लड़कियों? 70 और 50 से। तो डायमेंशंस कौन कौन सी लो इसमें? बोलो ना यार। 50 70.5 मल्टीप्लाई बाय
50.5। गर्ल्स को समझ नहीं आ रही? गर्ल्स को समझ नहीं आ रही? सब बच्चे बताएं, लास्ट रो नजर आ रहा है? हम टोटल एरिया मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं और ये अनशेडेड मिनिमम क्यों ले रहे हैं? मैं इसको फिर रिपीट करता हूं। अगर आपको माइनस में माइनस कराना जरूरी है, माइनस के अलावा कोई इलाज ना हो और आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमेशा पहला नंबर मैक्सिमम लीजिए और दूसरा नंबर स्मॉल लीजिए, क्योंकि माइनस आपके जहन में सेम अच्छी बात आ रही है कि सर माइनस करने से तो चीज छोटी हो रही है, तो मुझे भी पता है माइनस तो करना है, लेकिन जिसको माइनस कर रहे हो छोटे नंबर को माइनस करो ना, बड़े को करोगे तो ओवरऑल आंसर और छोटा होता जाएगा। तो माइनस करना फॉर्मूले की नीड है अगर, तो फिर छोटी चीज को माइनस करें। क्लियर हो रही? यस। तो फिर हम उल्टा करेंगे, ये छोटा हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू लें और इसको सबसे बड़ी वैल्यू माइनस करें उसमें से, फिर तो दोनों प्लस। पेरीमीटर में नहीं करते थे हम? पेरीमीटर में क्या करते थे? अगर बड़ी वैल्यू चाहिए, सुनो जरा मेरी बात, अगर यहां पे प्लस हो जाए तो बड़ी वैल्यू चाहिए मैक्स, एक्स भी क्या होगा, वाई भी क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? प्लस के लिए। किसके लिए? प्लस के लिए। क्लियर हो रहा है? अगर प्लस के लिए मुझे मिनिमम चाहिए तो पहला भी मिनिमम, दूसरा भी मिनिमम। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ सारे, अकल यूज हो रही है कि नहीं? खैर फिलहाल तो मैं माइनस करा रहा हूं, तो यहां पे मैं ये दूंगा। सो टोटल एरिया मैक्स माइनस अनशेडेड एरिया मिनिमम। अनशेडेड एरिया मिनिमम, अनशेडेड है ये वाला 20 और 30, 20 और 30। तो इसके साथ जरा मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी? एक आएगी 29.5 मल्टीप्लाई बाय 19.5। आंसर ओवरऑल आप निकाल लें, आंसर ओवरऑल आप निकाल लें। सही हो गया? सही हो गया? डन है? आंसर क्या आया इसका मानूर? 2985 something with points. It's an area मानूर, squares। ठीक है, ओके। अब मुझे जरा निकाल के दिखाइए, शेडेड एरिया मैक्स था, अब हम निकालते हैं क्या चीज? मिनिमम। शेडेड एरिया मिनिमम, टोटल एरिया कैसा लेना पड़ेगा हमें? मिनिमम। अनशेडेड एरिया कैसा लेना पड़ेगा हमें? मैक्सिमम। ठीक है ना? तो टोटल एरिया मिनिमम कौन सा आएगा? मिनिमम वैल्यूज लेनी है, सही है? लेंथ की भी मिनिमम और ब्रेड्थ की भी मिनिमम। एक ये हो गया फॉर द टोटल एरिया कैलकुलेशंस, माइनस अनशेडेड एरिया कितना है? छोटी छोटी वैल्यू, मैक्सिमम में बड़ी बड़ी वैल्यूज। 30.5 मल्टीप्लाई बाय 20.5। आंसर कितना आया अलिशबा? आंसर कितना आया बताइए, बताओ मानूर। 37 आगे। इसको जरा इनइक्वालिटीज की एक्सप्रेशन में बना के लिखो, इनइक्वालिटीज की एक्सप्रेशन में बना के लिखो। कैसे लिखोगे इनइक्वालिटीज की एक्सप्रेशन? यार इन्होंने आंसर सही बताए हैं सारों। ये भी गलत बताया आपने, कैलकुलेटर यूज नहीं करने आ रहा। 2865, नीचे वाला भी गलत है। क्या जवाब है नीचे वाले का? 2935। अब सही है बॉयज? एक्नॉलेज करें प्लीज। सही है? ओके। अब अगर हम इसका इनइक्वालिटीज में लिखेंगे शेडेड एरिया को, शेडेड एरिया इज लेस देन, क्या लिखें यहां पे? शेडेड एरिया इज लेस देन, क्या लिखें हाजरा? क्या लिखें? शेडेड एरिया इज लेस देन, ये भी गलत है यार, मैं खुद कर लूं।
एक सेकेंड रुके जरा। ये 2815 है और ये वाला क्या है? ठीक है, आप सही हैं। ये ले, अब बताएं आप सही है? अब सही है कि नहीं? अब एक्नॉलेज करो जरा सारे। देखिए मेरे हाथ में तो कैलकुलेटर नहीं ना, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं तो आपकी बात मान रहा हूं। आप गलत है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी। सुने जी सुने, इसको कैसे लिखा जाए? शेडेड एरिया इज लेस देन हाजरा 2985 and shaded area is greater than equal to 2815 units are सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इनइक्वालिटीज की एक्सप्रेशन भी हमने बना के इसको लिख लिया। क्लियर हो गया बाउंड्स? यहां तक कंफ्यूजन है तो बता दो, कोई कंफ्यूजन है? अपने पास ये साइड नोट के तौर पे याद रख लें। मैक्स वैल्यू निकालने के लिए दोनों क्या होंगे? मैक्स। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दोनों क्या होंगे बच्चों? हाँ या ना? मिनिमम होंगे। ठीक है, ये लिख लें, मैं सारे रूल्स लिखवा रहा हूं अब। ये है प्लस के लिए। इसी तरह a माइनस बी का मैक्स आंसर चाहिए, a को मैक्स ले लें, b को क्या ले लें? मिनिमम ले लें। ये है माइनस के लिए। मिनिमम वैल्यू चाहिए, पहला नंबर छोटा लें, दूसरा नंबर मैक्सिमम ले लें। मल्टीप्लाई का केस, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ए को मैक्सिमम ले लीजिए और बी को भी क्या ले लें? मैक्सिमम ले लें। मिनिमम वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के केस में ए भी मिनिमम ले और बी भी क्या ले? मिनिमम ले। डिवीजन के केस में मैक्सिमम चाहिए, न्यूमरेटर को मैक्सिमम ले, डिनोमिनेटर को मिनिमम ले। मिनिमम वैल्यू चाहिए, न्यूमरेटर को मिनिमम ले, डिनोमिनेटर को मैक्सिमम ले।
नेक्स्ट टॉपिक है जी डिफरेंस बिटवीन अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। आपने वो वाली बातें सारी लिख ली अपने पास? लिख लें प्लीज, लिख लें कोई मसला नहीं। ये चैप्टर तो नहीं कि छोटा सा टॉपिक ही है, ये चैप्टर इसके बाद आएगा भी, एप्लीकेशंस ऑफ यूनिटरी मेथड में करा दें। जी डन। जरा पानी का कह देना उमामा, वो काश बैठा होगा बाहर, उसको कहो सर कह रहे हैं पानी जरा। जी लिख लिया। अच्छा तवज्जो रखें, एस्टिमेशन दो अल्फाज हैं हमारे पास मैथ्स में, अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन दोनों वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में वो ये कहता है कि अपने आंसर्स को अप्रोक्सीमेट करके इस्तेमाल करें। आंसर्स पहले मतलब कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल के आंसर को जो है ना वो आप अप्रोक्सीमेट करें टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, टिल 3 डेसिमल प्लेसेस, या एक गिवन प्लेस वैल्यू पे वो राउंड करवा के आपको दे देता है इसमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस में। एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अंदाजा लगवाता है आपसे। एस्टिमेशन में क्या करता है? अंदाजा लगवाता है आपसे। These questions are to be done without calculator, और वो बताता है आपको कि estimate this thing मतलब अंदाजा लगाइए उसका। समटाइम बोल देता है कि जी वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके अंदाजा लगाएं। समटाइम क्या कह देता है? वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके उसको अंदाजा लगाएं। सो जितने भी एस्टिमेशन के क्वेश्चंस होते हैं, these questions are to be done without calculator, ठीक है, लिख लें। These questions are done without कैलकुलेटर। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है मेरे जहन में, एस्टिमेट 0.2031 डिवाइडेड बाय 17.95 प्लस 1.029। एस्टिमेट द आंसर, अंदाजा लगाएं इसके जवाब का, इसका जवाब क्या होगा। आपने एस्टिमेशन में क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन में आप सिर्फ आंसर को अप्रोक्सीमेट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन में आप सिर्फ आंसर को अप्रोक्सीमेट करते हैं, आंसर को सिर्फ राउंड करते हैं। एस्टिमेशन में बिफोर कैलकुलेशन आपको राउंडिंग करनी पड़ती है। एक है आफ्टर कैलकुलेशन राउंडिंग, एक है बिफोर कैलकुलेशन राउंडिंग। एस्टिमेशन में सिंस एक आइडिया है, इफ यू आर नॉट अलाउड टू यूज अ कैलकुलेटर, तो आप सिंपली क्या करेंगे, अब ये वाली कैलकुलेशन तो मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता, मुझे क्या पता 17.95 का स्क्वायर रूट क्या है, मुझे तो नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता होगा इसका, बिकॉज ये तो एक इररेशनल नंबर है, इसके तो डेसिमल्स इंफिनिटी तक जा रहे होंगे। तो लेकिन हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। 0.2 को मैं एस्टिमेट करूंगा कि ये क्लोज है 0.2 के, दिस इज क्लोज टू 0.2। 17.95 के क्लोजेस्ट जो स्क्वायर रूट है वो है 16 का। किसका स्क्वायर रूट? 16 का, और 16 को तो मुझे आता है, दैट इज 4। 17.95 किसके ज्यादा क्लोज है? 16 के। 1.029 का जो नियरेस्ट होल नंबर है वन सिग्निफिकेंट फिगर वाला, वो है 1। वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर रहा हूं सारों को, ये 0.2 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, और ये 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4। जब मैं फिर से इसको जब देखूंगा तो ये बन जाएगा 0.2। 16 क्या हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 1। इसका जवाब आ जाएगा 0.2/5, या दूसरे अल्फाज में 2/50, या इन अदर वर्ड्स 1/50।
25, हाँ या ना? समझ आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही? अरे 1/25 को डेसिमल्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? ये मिटा रहा हूं यहां से मैं। 1/25 को अगर डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, ये भी आसान है। इसको नीचे भी इंटू 4 कर लें, ऊपर भी इंटू, ये बन जाएगा 4/100, जो कि बहुत ज्यादा आसान नहीं है बच्चों, 0.04। 1/25 को आपने उसमें कन्वर्ट करना ना डेसिमल्स में, तो दोनों मैंने 100 बना दी ताकि मेरे लिए आसान। ठीक है, तो 0.04, या आप इसको भी कर सकते थे, इसको इंटू 2 कर देते, इसको भी इंटू 2 कर लेते। ठीक है, ये 1-2 नंबर का सवाल है बस। किस तरह 2 नंबर अगर हैं तो 1 नंबर तो वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अक्सर होता है, देखिए बात सुने, समटाइम आता है 1 मार्क का क्वेश्चन है, समटाइम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कब मैथ्स में या ओ लेवल्स पूरी में 0.5 का कॉन्सेप्ट नहीं होता, 0.5 मार्क्स नहीं होता, या तो फुल नंबर 1 मिलता है या तो 1 नंबर नहीं मिल रहा होता आपको। हर, मैंने कहा पूरे ओ लेवल्स में, IGCSE ओ लेवल, हर उसमें 0.5 का कॉन्सेप्ट नहीं है, फुल मार्क का, होल नंबर में मार्क्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर 2 नंबर का सवाल है ना, तो इमेजिन करें कि 1 नंबर तो आंसर का पक्का होता है। अगर एग्जाम में 30 क्वेश्चंस हैं मैथ्स में, तो 30 मार्क्स तो आप कहें कि वो सिर्फ आंसर्स के हैं, उसके अलावा जितने हैं ना वो सारे वर्किंग के आपको मिल रहे हैं। तो आंसर्स का अच्छा खासा उसकी वेटेज होती है, और उसमें से भी कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं, मतलब मोर और लेस हाफ आंसर्स उसने, या हाफ या 25% आंसर्स उसने राउंड करवा के भी पूछे होते हैं। तो राउंडिंग कॉन्सेप्ट कितना छोटा सा था, लेकिन वो सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, आपकी मैथ्स में भी, कंप्यूटर में भी। खैर, तो ये अगर 2 नंबर का होता तो 1 नंबर वर्किंग तो लाजमी करनी पड़ती, और फिर आपको 1 मार्क मिलता है इसका। अगर 1 ही नंबर का तो ये सारा ना करो, बस जहनी तौर पे करके कर लो। लेकिन ये सवाल ऐसा कि जो जहन से नहीं किया जाएगा, इसके लिए वर्किंग जरूरी है। ठीक है, तो जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं होते, अभी भी तो स्टार्ट हुआ है सारा सेशन, तो कोशिश करें कि वर्किंग से जान ना छुड़ाएं, वर्किंग लाजमी करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वर्किंग लाजमी करें। जी बेटा, 18 का स्क्वायर रूट हमें नहीं आता ना, तो स्क्वायर रूट में हमने वो नंबर ढूंढना है जो क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट के पास होगा। जैसे अगर ये 23 होता ना, तो मैं 25 लिख देता इसकी जगह। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? जैसे नहीं होता, आप सब्जी जब आप जाके खरीदते हैं, बहुत ज्यादा सामान हो जाता है, ठीक है, तो अब एग्जैक्ट वैल्यूज दिमाग में नहीं याद रह पाती हैं। 95 होगा, बोलेंगे 100 कर दें इसको। क्लियर हो रहा है कि नहीं? 100 कर दें। 79 होगा तो आप बोलेंगे यार ये भी 100 कर दें या 80 कर दें। वो कैलकुलेशन जो आपके दिमाग में इजीली हो, आप उनको हर वैल्यू को राउंड कर करके आंसर्स निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अंदाजा लगाने में ये होता है, एस्टिमेशन में ये वैल्यूज आ रही होती है। जो रियल आंसर है वो ये नहीं होगा, हो सकता है इससे बहुत मतलब आगे पीछे हो, लेकिन एक अंदाजा लगा रहे हैं आप एक वैल्यू का, लेकिन इसके करीब करीब ही होगा, 0.04 के आसपास ही होगा। हो सकता है 0.3 समथिंग हो सकता है 0.4 समथिंग हो। ठीक है बात के नहीं? जी बेटा, एग्जैक्ट सबका आंसर नहीं, सबका आंसर सेम होगा। जब मैं बोलूंगा ना 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे इसको राउंड करके आंसर निकाले, पूरी दुनिया का सेम आंसर आएगा, यही आंसर आएगा सबका, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल कर रहे हो ना। तो 0.031 की जगह पे 0.2 पहला सिग्निफिकेंट फिगर ये वाला हो गया। 16 के अंदर तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट इसको सॉल्व करें तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर ये वाला बन रहा है, विच इज मोर इजियर कि इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर क्या है। वैसे आपको और मुझे भी पता है बच्चों, इसका जो आंसर है इट इज 4 पॉइंट समथिंग। यस और नो? मतलब ये 16 से बड़ा है 17, तो जब हम 17 का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, दिस इज 4 पॉइंट समथिंग, नॉट इवन 4.5। समझ रहे हैं कि नहीं? सो 4.5 तो नहीं होगा ना, ये 17 इज वेरी क्लोज टू 16, सो इट विल बी 4.1 और 4.2 ही होगा कि नहीं? हाँ या ना? ऐसा ही ना, उसके करीब करीब होगा। तो इसीलिए इसका आंसर हमने क्या लिखा हुआ? 4 लिखा हुआ। अगर ये होता ना जैसे फॉर एग्जांपल 22 या 23 या 24 होता, तो इट वाज मोर क्लोज टू 25। और क्वेश्चंस दिए भी ऐसे जाते हैं जो कि थोड़े करीब हों किसी के, वो ऐसे पंगा नहीं क्रिएट करेगा कि दरमियान वाली कोई वैल्यू दे दे आपके लिए। ठीक है, वो या तो वो 16 के करीब करीब दे देगा, एंड इट कैन बी इधर 15 समथिंग, 15 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ये बात कि नहीं? 15 पॉइंट समथिंग भी तो 16 के ही ज्यादा करीब है, 14 पॉइंट समथिंग भी 15 के ज्यादा करीब, 16 के ज्यादा करीब है। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब इसी सवाल को चेंज करते हैं जी।
जैसे मैंने किया उसी तरह से। ये 4 पॉइंट समथिंग है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे करके वही आंसर आया। सॉरी 12 पॉइंट नहीं वो नहीं आएगा। वो ऐसा नहीं आ सकता कि मैंने कहा ना कि वो पंगा नहीं क्रिएट करेगा कि दरमियान वाली वैल्यू दे दे के आप और मैं भी फैसला लूं कि मैं किधर लेके जाऊं, इसको आगे लेके जाऊं या पीछे लेके जाऊं। क्यों? क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर है ये बात, समझ आ रही है कि नहीं? सो वो वाली कैलकुलेशन जो विदाउट कैलकुलेटर ह्यूमनली पॉसिबल है, उन वैल्यूज की तरफ जाया जाता है। अब एक सवाल लिखे जरा अप्रोक्सीमेशन का, यही सवाल मैं अप्रोक्सीमेशन पे ले जाता हूं। यही सवाल मैं अप्रोक्सीमेशन पे ले जाता हूं। Solve and approximate your answer to 2 decimal places. Same question है। Solve and approximate your answer to 2 decimal places। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि अब पहले आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए क्या आएगा। 0.2031 बताओ। 4 पॉइंट व्हाट मानूर, स्क्वायर रूट ऑफ 17 पॉइंट। गर्ल्स आप लोग भी खोलें कैलकुलेटर से, निकाल के आंसर बताएं क्या आएगा। आगे अच्छा अब एक मिनट रुकना जरा। 6, 7, 4 एंड जाता जा रहा है ना आगे, ठीक है? जरा सुनना प्लीज। ओ लेवल्स का एक असूल है, आपके ओ लेवल्स IGCSE का एक असूल है। आप आंसर को अप्रोक्सीमेट दे सकते हो, लेकिन अगर एक आंसर अगले पार्ट में इस्तेमाल हो रहा है या अगली किसी कैलकुलेशन में यूज हो रहा है तो राउंडेड वैल्यू मत यूज करना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू इस्तेमाल करना। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? अब इसमें कैसे होगा, ये तो डेसिमल्स आगे तक जाते जा रहे। अब आप एक काम करें, पहले मुझे एक बात बताओ, सबको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इफ किसी भी कैलकुलेशन में एक आंसर आता है और उसमें डेसिमल्स बहुत ज्यादा सारे आ जाते हैं और वो अगले कैलकुलेशन में या अगले पार्ट में यूज हो रहा है, राउंडेड आंसर मत इस्तेमाल करना, अनराउंडेड आंसर इस्तेमाल करना। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो कैलकुलेटर को ऑफ मोड में मत लेके जाया करें, कैलकुलेटर को ऑफ मोड में मत लेके जाया करें, क्योंकि पुरानी मेमोरी उसमें से डिलीट हो जाएगी, फिर दोबारा कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है ये बात कि नहीं? अच्छा जी, ये होगा 0.203। मैं कैलकुलेटर का बता रहा हूं, वैसे तो एक स्टेप में भी हो सकता है। ये वाली वैल्यू निकाल ली थी आप लोगों ने, प्लस करें 1.0 क्या जी, सॉरी व्हाटएवर जो भी था। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर में पहले सुन लो मेरी बात, ये निकाल लिया, इसमें प्लस करें और 1.029 करें। आपके कैलकुलेटर में स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा? आंसर प्लस 1.029। जल्दी करें ना यार, आगे नजर। सॉल्व कर लिया? बहुत स्लो है यार आप लोग तो। ये हो गया। अब क्या करो, यूं कर लो इसको, 0.2031 डिवाइडेड बाय आंसर लिखें। इसका जवाब क्या आया? सब बच्चे निकालिए, अपना अपनी कैलकुलेशन सारे बच्चे करें, क्योंकि कैलकुलेटर यूजेज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोगों को भी नहीं आता। 0.2031 डिवाइडेड बाय आंसर, हाउ मच इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? सी, लकीर का फकीर है ना सारे। बताइए आंसर क्या आएगा? जिन जिन के पास कैलकुलेटर है टेल मी द आंसर। रयान बट, बच्चे आपके या तो कैलकुलेटर में मसला है या आपको यूज ही नहीं करने आ रहा। आप लोग मोबाइल में इस्तेमाल कर करके ना, दिस इज 0.2031
एज अ होल पूरी फ्रैक्शन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 17.95 प्लस 1.029 0.03857। ये आंसर आ रहा है कि नहीं? इज दिस द आंसर गर्ल्स एंड बॉयज? अब देख लीजिए जिसका नहीं आ रहा आंसर तो उसको खुद ही ठीक कर लें। इधर देखो जरा, मैंने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया डायरेक्टली, इसको सॉल्व किया। उसने कहा सॉल्व एंड अप्रोक्सीमेट योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आंसर को अप्रोक्सीमेट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। जब आप 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करते हैं, सेकेंड डेसिमल प्लेस है आपका ये वाला नंबर, सेकेंड डेसिमल प्लेस है ये वाला नंबर, इसके साथ वाले डिजिट को चेक करो जरा। अगर साथ वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये इसको इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1। 0.3 है तो क्या बना देगा इसको? 0.4 बना देगा। ठीक है, तो इसका जवाब आएगा 0.04। उससे ताल्लुक नहीं, ये अपना सवाल है। ये 3 डेसिमल प्लेस तक भी आपसे आंसर मांग सकता है, 4 डेसिमल प्लेस तक भी मांग सकता है। इस वक्त इसने 2 डेसिमल प्लेस तक आपसे आंसर मांगा, तो हमने भी सेकंड डेसिमल प्लेस को हाईलाइट किया और देखा उसके बाद क्या लिखा हुआ। अगर तो वो नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको 4 बना देगा, अगर 5 से छोटा हुआ तो इसको उतना ही रखेगा, 0.03 ही रखेगा। ठीक है, कोइंसिडेंटली सवाल ऐसा बन गया कि इसमें 0.04 आ रहा है। इन आंसर्स का उनके साथ ताल्लुक नहीं है, उसका आंसर कुछ और आएगा और इसका आंसर हो सकता है, मैं अगर आपको 3 डेसिमल प्लेस बोलूं तो कुछ और आंसर आए इसका। ठीक है, क्लियर है ये बात कि नहीं? ये ना किसका है? अच्छा जी, हेडिंग लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ यहां तक कोई मसला तो नहीं है बच्चों? अप्रोक्सीमेशन में क्या था? 1 मिनट रुके। सॉल्व फर्स्ट एंड देन अप्रोक्सीमेट या राउंड द आंसर। इसमें राउंड पहले करें फिर सॉल्व करें। इसमें क्या है? राउंड फर्स्ट एंड देन सॉल्व। दोनों में फर्क समझ आया? एस्टिमेशन में पहले क्या करेंगे? राउंड करेंगे एंड देन सॉल्व। अप्रोक्सीमेशन में पहले सॉल्व करेंगे और देन राउंड करेंगे। दस मिनट रुक जाए बस, ये एसी बंद कर दो पीछे वाला यार, 20 पे कर दें सारे इस। हर जगह में कैलकुलेटर देना वो तब भी आपसे सवाल, हर वो सवाल पूछ सकता है जिसमें कैलकुलेटर के बगैर वो चाहता है आप सॉल्व करें। लिख देता है विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, विदाउट लिख देता, वो लिख देता है कि विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। जितना टॉपिक्स हम कर रहे हैं सारे टॉपिक्स आईजी और जीसीई के कंबाइंड है ये। ठीक है, इवन एडिक्सल में भी यही वाले टॉपिक्स होते हैं। एक आखिर में जो हम लोग जब पहुंचेंगे ना अप्रैल में या मई में, एक टॉपिक अप्रैल में एक टॉपिक ऐसा आएगा जो एडिक्सल वालों को और आईजीसीएसई वालों को कंबाइंड पढ़ाया जाएगा। वो जीसीई का नहीं होगा, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, वो एडिक्सल और क्या नाम है इनका, वो जीसीई का नहीं है, आईजी वाले पढ़ लेंगे। इसी तरह से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जीसीई के हैं, मैट्रिसेस, एडिक्सल वाले नहीं पढ़ेंगे, जीसी वाले, आईजी वाले नहीं पढ़ेंगे, जीसी वाले पढ़ लें। तो आखिर में हम सेग्रीगेट कर लेंगे, किसी वीकेंड पे बुला के क्लास ले लूंगा उसकी। ठीक है, लेकिन यह है कि फिलहाल 99% आपका मैथ्स का सिलेबस सेम है, सो इसकी टेंशन नहीं लेनी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एक ही बात है ये। हेडिंग लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ यूनिटरी मेथड। बातें नहीं करें आप, फर्स्ट रहो, बातें नहीं करो। एप्लीकेशंस ऑफ, बच्चे आप लोग को कह रहा हूं, आप बातें मत करें। एप्लीकेशंस ऑफ यूनिटरी मेथड,
ये न्यू टॉपिक है, बिल्कुल न्यू टॉपिक है। अप्रोक्सीमेशन खत्म, वो बस एक छोटा सा टॉपिक था, हमने मुकम्मल कर लिए। एप्लीकेशंस ऑफ यूनिटरी मेथड। एप्लीकेशंस ऑफ यूनिटरी मेथड में पहली एप्लीकेशन है मनी एक्सचेंज, दूसरी एप्लीकेशन है टाइम, टेम्परेचर, तीसरी चौथी परसेंटेज। परसेंटेज में प्रॉफिट भी इसी फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा, लॉस भी इसी मेथड से कराऊंगा, डिस्काउंट भी इसी से कराऊंगा, परसेंटेज चेंज भी इसी से कराऊंगा। चेंज में इंक्रीज भी आएगा और डिक्रीज इन द परसेंटेज भी इसी मेथड से करेंगे। टैक्स भी इसी से कराऊंगा, इंटरेस्ट भी इससे किया जा सकता है बाय द वे, ठीक है, बट इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, वो भी करा दूंगा आपको। अच्छा, एक और चीज, इसी रेट रेशियो से यूनिटरी मेथड से रेट भी आप कर सकते हैं, रेशियो भी आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो वाले भी इसी से सॉल्व हो सकते हैं यूनिटरी से, ठीक है। सो ये सारे चैप्टर्स हैं, रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन तो वैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन वो एक डिफरेंट चीज है। प्रोपोर्शन भी आप इससे कर सकते हैं, प्रोपोर्शन भी इससे किया जा सकता है। जब क्लास खत्म होगी मुझे बता देना, ठीक है मामा? अच्छा जी, तवज्जो रखें। सबसे पहले जरा मैं इस मेथड को रिकॉल करता हूं। कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यूनिटरी मेथड वाले दिन नहीं आए थे, जब हम मेथड सीख रहे थे उस दिन नहीं आए थे? ये फिजिक्स में भी सर ज़हीर ने पढ़ा दिया हुआ है आपको एक दफ़ा, मैं बस जल्दी से क्विक रिकॉल करता हूँ इसको, ठीक है, और फिर हम डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है, एक यूनिवर्सल मेथड है जो बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि दो क्वांटिटीज लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल के दो साइड्स होती हैं। एक साइड पे आप नोन चीजें लिखते हैं और एक साइड पे आप अननोन क्वांटिटीज लिखते हैं। जैसे कि बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं कहता हूं, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं कि एक मार्कर अगर 10 रुपए का है तो ये 4 मार्कर्स कितने के हो जाएंगे? 40 के हो जाएंगे। इसको अगर मैं मेथड के ऊपर ले आऊं ना, ये तो बहुत आसान सा था ना, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेथड इसको मैं पेन के साथ कैसे करूंगा? 1 मार्कर हम यहां पे लिखेंगे, 1 मार्कर इज इक्वल टू, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, मेथड समझने के लिए, कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। 4 मार्कर्स है तो यहां पे मार्कर के नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा? मार्कर। कितने रुपए का आ जाएगा? हमें पता है 40 रुपए का, लेकिन मैं मेथड समझा रहा हूं। मिसाल के तौर पे हमें नहीं पता इसके कितने पैसे बनते हैं। हम हमेशा याद रखें, एक लाइन आप नोट करना ऐसी जरूर बनेगी जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, और दूसरी लाइन ऐसी जरूर बनेगी जिसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें आपके पास अननोन होगा। बिल्कुल हो सकते हैं, सिर्फ ये चीज का ख्याल रखना है कि अगर राइट साइड पर आप प्राइस लिख रहे हैं तो ऊपर भी प्राइस लिखी होनी चाहिए और नीचे भी क्या लिखी होनी चाहिए। ये आप जिधर मर्जी लिखें, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जिधर दिल करे, बट ये पहली लाइन ट्रू लाइन है, बिल्कुल दुरुस्त है कि 1 मार्कर की कॉस्ट 10 रुपीज है। एक और बात, अगर आप एक तरफ मार्कर्स लिख रहे हैं तो नीचे भी क्या लिखेंगे? आप मार्कर्स लिखेंगे। अब ये बात लिख दी आपने, यह है लिखने का फॉर्मेट, यह है लिखने का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। कोई भी सवाल होगा, देखो कितने मेथड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब परसेंटेज के अंदर ये दुनिया प्रॉफिट का अलग फॉर्मूला याद कराती है, लॉस का अलग कराती है, डिस्काउंट का अलग कराती है, इसका चेंज का अलग कराती है, इंक्रीज का अलग है, डिक्रीज का अलग फॉर्मूला है। तो ऐसे फॉर्मूले खामखा के याद करना शुरू कर दें, फिर तो बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज बन जाएंगे। क्यों ना एक ही मेथड याद की जाए। और ये सिर्फ इन मेरे जहन में और अभी भी कुछ बातें नहीं आ रही हैं जो मुझे यहाँ पे लिख लेनी चाहिए थी। और भी बहुत सी जगह है जहां पे ये यूनिटरी मेथड इस्तेमाल होता है। फिजिक्स में भी होता है, कंप्यूटर में मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। फाइल साइज कैलकुलेशन असल में यूनिटरी मेथड ही है।
क्यों नहीं करा रहा था वहां पे यूनिटरी? प्री ओ लेवल वाले बच्चे बैठे हुए थे, छोटे बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने यूनिटरी अभी नहीं सीखा हुआ। जब वो सीख जाएंगे फिर मैं उनको भी बोलूंगा चलो भाई अब यूनिटरी पे आ जाओ। क्लियर हो रही मेरी बात क्या नहीं? सो बहुत सारी साइंस के अंदर ये इस्तेमाल होती है। खैर अगला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप है इस फॉर्मेट में लिख के, अगला स्टेप है कि जो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इस क्वांटिटी के साथ, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x 10 मल्टीप्लाई बाय 4। लाजमी नहीं है यहाँ पे हर दफा 1 हो, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे तो फिलहाल 1 आ रहा है ना, तो 1 और x तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर x बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है। क्लियर हो रही मेरी बात क्या नहीं? तो जब कोई और चीज आएगी ना, वो लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, तो परली साइड पे ले जाके उसको क्या कर देना, डिवाइड करा देना। तो यहां पे सिर्फ x बच जाएगा और राइट साइड पर जो भी चीज x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो यहां पे आ जाएगी। फिर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 40। दो बातें, x की यूनिट्स क्या थे, रुपीस, तो एक थंब रूल तो यही है कि यहां पे क्या आ जाएगा, थंब रूल है, यहां पे रुपीस आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं ना कि सर इसको यूनिट्स कैसे बैलेंस करेंगे इस फ्रैक्शन से, तो ये देखें जरा, 10 क्या था, 10 क्या था, रुपीस। 4 क्या था, 10 था, रुपीस। 4 कौन था बच्चों, मार्कर था कि नहीं था, मार्कर। 1 कौन था, मार्कर। इक्वेशन में बेशक ये चीज उधर लिखी हो, ये चीज उधर लिखी हो, एक ही बात है। क्लियर हो रहा है? मेथड समझ आया, मेथड समझ आया सारों को? अब कल इस पर डिबेट नहीं होगी। अब ये एक ऐसा मेथड है कि मैं अगर आपसे बोलता हूं ना, फॉर एग्जांपल इसी मेथड को मैं चेंज कर लेता हूं, मैं कहता हूं 17 मार्कर्स अगर 49 रुपीस के थे, तो मुझे बताएं 63 मार्कर्स कितने के होंगे। मैंने एक सवाल पूछा, देखें आपको कंफ्यूज कर रहा हूं मैं जानबूझ के। 17 मार्कर्स, मिसाल ले रहा हूं बच्चों, 17 मार्कर्स फॉर एग्जांपल 49 रुपीस के थे। मुझे बताओ जरा 63 मार्कर्स कितने के होंगे। जुबानी कलामी पहले कर लिया था, बड़ा आसान था जी, एक 10 रुपए का तो 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे? आपको पेन चाहिए होगा, पेन और कॉपी चाहिए होगी। बच्चों समझ रहे हैं कि नहीं? तो पेन कॉपी में ऊपर नीचे मार्कर मार्कर, रुपीस रुपीस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन बना के आंसर निकाल लें। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? सो ये यहाँ पे काम आता है। तो हम जितने कॉम्प्लेक्स केसेस हैं ना, इन सारी डायग्राम, ये जितनी भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आज का लेक्चर तो यहाँ तक।